तो इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 5, ठीक है। अब इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या होता है, इसका एप्लीकेशन तो नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे, तो प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन समझने आएगा क्या है, ये टूल किसके लिए यूज होता करके। पर एक्चुअल में क्या है ये, इट इज एंटी डेरिवेटिव, इट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, इट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अब एंटी डेरिवेटिव क्या बोल रहा हूँ, एंटी डेरिवेटिव। अगर अपन कोई भी फंक्शन है नॉर्मल, उसका डेरिवेटिव ले तो ऐसा लिखते हैं डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और उसको जनरली अपन एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, ठीक है। तो जब कोई फंक्शन का डेरिवेटिव लो तुम और उसका आंसर जो आए, तो अगर तुम ये आंसर को इंटीग्रेट कर रहे, जो तुम्हारा ये आंसर आया, ये आंसर को अगर इंटीग्रेट कर रहे, ठीक है, तो वापस से तुमको क्या मिल जाता है, वापस से तुमको क्या मिल जाता है, एफ ऑफ एक्स वापस मिल जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। मतलब कोई फंक्शन का तुमने डेरिवेटिव लिए, तो जो तुम्हारा आंसर आया, तो अगर वापस से वो फंक्शन पे जाना है जिसका डेरिवेटिव लिए थे या पता करना है, तो तुम वो जो आंसर आया उसका अगर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ले रहे, तो वापस से वही क्वेश्चन आ जाता या वही टर्म आ जाता, जैसे कि ये एफ ऑफ एक्स। अब एक अगर एग्जाम्पल, सिंपल सा इसका एग्जाम्पल तो कॉसेक साइन एक्स का होता था, लेकिन कॉसेक साइन एक्स इस बार सब हट गया, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे कुछ है, तो कोई और एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, समझो सिर्फ एक्स स्क्वायर, एक मिनट, डेरिवेटिव लेंगे पहले फिर बताएंगे इंटीग्रेशन। अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स लूँ, तो इसका आंसर आता है 1। इसका आंसर क्या आता है, 1। बताइए तुम लोग को, अपने डेरिवेटिव पढ़े, डेरिवेटिव ऑफ एक्स लूँ तो इसका आंसर आता है 1। और ये जो आंसर आया 1, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूँ, 1 का इंटीग्रेशन लूँ और dx लगता है इसके आगे dx ये रिप्रेजेंट करता है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है। यहाँ पे भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिए थे, अब वापस से जाना है तो ये जो आंसर आया उसका इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, x। dx रिप्रेजेंट करता है किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा, जैसे डेरिवेटिव कोई वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लेते थे एक्स वाई, वैसे ही इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल रहता। तो ये इंटीग्रेशन, ये dx रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, या ये 1 नहीं भी लिखे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx से वापस से तुम पहुंच जाते हो ये x पे। तो इंटीग्रेशन, ये पहला फॉर्मूला भी हो गया तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx या इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1 इंटू dx dx ही होता क्योंकि, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx या इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x। तो वापस से तुम अपने क्वेश्चन पे पहुंच जाते हो, वही टर्म पे पहुंच जाते हो, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, एंटी डेरिवेटिव। इट इज एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव के जैसा काम करता है ये, ठीक है। तो ऐसा न्यूमरस एग्जाम्पल ले सकते तुम, लेकिन तुमको उसके लिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता होना। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये तो पता है तुमको क्या होता, ये होता है 1 बाई एक्स। तो ऐसे ही अगर हमने इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स की डी एक्स करे, तो वापस से कहाँ पहुंच जाते, लॉग एक्स पे पहुंच जाते। तो एक और फॉर्मूला तुमको याद रखने को हो जाएगा, पूरे फॉर्मूले एक साथ सीक्वेंस में लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स का क्या फॉर्मूला हुआ, लॉग एक्स हुआ। तो देखो 1 बाय एक्स डेरिवेटिव लिया तो लॉग एक्स का, तो 1 बाय एक्स आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स किया तो लॉग एक्स पे वापस पहुंच गया। अब अपन इसके फॉर्मूलाज देखते हैं, क्या है ये इंटीग्रेशन, क्या है, इट इज एंटी डेरिवेटिव। और इसका एप्लीकेशन एरिया अंडर द कर्व के लिए इस्तेमाल होता है, ये क्यों इस्तेमाल होता है उसमें अगर तुमको क्वेश्चन है तो वो अच्छे से हम, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में समझेंगे। अभी फिलहाल अपन फॉर्मूलाज पे और ये चैप्टर के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पे कंसंट्रेट कर दे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज लेते, तो अब हम फॉर्मूलाज देखते, तो सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देखते कुछ, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड, आगे भी चल के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आएंगे जो यूज करना रहेगा। अभी बिगनिंग में ये लगेंगे तो मैं बिगनिंग के फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आएंगे आगे में भी जो हम यूज करेंगे। फिलहाल बिगनिंग में
जो फॉर्मूलाज लगेंगे तुमको एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए वो अपन देख रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे सब देखेंगे, फिर एक क्लब करके अपन पूरे फॉर्मूलाज लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर ऑफ एन, ये तो एन एक्स एन माइनस वन होता है, ये पढ़ चुके अपन, ये हम पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर ऑफ एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन होता है, ये अपन पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर ऑफ एन, और dx क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो क्या होगा ये, इसी में इसमें क्या होता, पावर n का एक बढ़ जाता और डिवाइड भी वही पावर से होता जो बढ़ गया, तो ये n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन हो जाता है, ये आंसर बनता। पावर एक से घटता था उसमें, इसमें पावर एक से बढ़ रहा है, और जो पावर बढ़ के आया उसी से डिवाइड करना पड़ता उसको। ठीक है, प्लस सी, प्लस सी। अब ये सी क्या है, सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट, सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट, ये जो सी है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, हर एक ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये जो अपन चैप्टर कर रहे हैं ना ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तुम्हारे इसमें इंटीग्रेशन लिखा है शायद इनडेफिनेट नहीं लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अच्छे सुन लो, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, कुछ नहीं है ये सब। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है यहाँ लिमिट नहीं लगी रहती, तो आगे वाला जो चैप्टर आएगा ना डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें लिमिट लगी रहेंगी करके उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो ये चैप्टर है वहाँ पर प्लस सी हमेशा आएगा, ये जो है सी, ये प्लस सी हमेशा आएगा। ये प्लस सी एक्चुअल में है आर्बिट्री कांस्टेंट, ये प्लस सी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, जो कि एक कांस्टेंट है, वो अपने को कांस्टेंट कुछ भी वैल्यू ले सकता है, वो बस अपने को क्या लिखना है, प्लस सी लिखना है, ताकि एक अननोन कांस्टेंट, मतलब हर एक फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर लिखने के टाइम प्लस सी लिख देंगे अपन। एक्चुअली वो उसका कंसेप्ट ये है कि जब ये एंटी डेरिवेटिव है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता, तो इंटीग्रेशन जब वापस से अपन करते तो वो सी अपने कांस्टेंट छूट जाते हैं, अपने कांस्टेंट छूट जाते हैं, और अपने को अननोन रहता, वो कांस्टेंट क्या था नहीं मालूम, करके अपन वो सी लिखते हैं। अब उसका अंदर का कंसेप्ट ये है, बता देता हूँ चलो मैं। अगर समझो x प्लस सी का मैंने डेरिवेटिव लिया, सी बोले तो सी नहीं लेता, कोई कांस्टेंट ऐसा क्वांटिटी ले लेता, सी भी बोले तो कांस्टेंट है, तो वो उससे भी पता चल जाएगा तुमको। x प्लस टू का मैंने अगर डेरिवेटिव लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन, और ये x का वन आ जाएगा, टू का क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, वन ही आ जाएगा। अब मैं जब इंटीग्रेशन लेने गया तो वन डी एक्स, तो मेरा आंसर क्या आएगा, x आएगा, लेकिन मेरे क्वेश्चन में तो ये टू भी था, मेरे क्वेश्चन में तो टू भी था, ये तो टू यहाँ लॉस हो गया, मैंने डेरिवेटिव भी लिया, इंटीग्रेशन भी लिया, तो वापस से मैं x प्लस टू पे नहीं आ पाया, करके यहाँ आंसर में हमेशा सी लिखते कि कोई कांस्टेंट आ सकता है आंसर में, कि x तो है ही है तुम्हारे इंटीग्रेशन करने के बाद, लेकिन कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर अगर ये टू नहीं होता और इंटीग्रेशन ये वन आता और इंटीग्रेशन वन करता तो x बचता था, फिर भी सी लिखते थे, तो ये सी इस केस में जीरो हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए सी लिखा जाता, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती, वो अपने को मालूम नहीं रहती, क्योंकि अपने को प्रॉब्लम में वो सब दिया नहीं रहता। ठीक है, कि क्या पहले क्वेश्चन था, ऐसा थोड़ी ना दिया रहेगा अपने को प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए प्लस सी लिखा जाता है, तो प्लस सी हर फॉर्मूले में प्लस सी दिखेगा तुमको, बस इतना याद रखो प्लस सी लिखना है, अगर ज़्यादा समझा नहीं, कुछ डाउट आ रहा तो तुमको। ठीक है, अब देखो ये अपन ने पढ़े फॉर्मूले यहाँ रिवाइज हो जा रहे हैं अपने डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, वन बाय एक्स होता, ये मैंने बता दिया। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, ये मॉड एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, क्योंकि लॉग ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी अनडिफाइंड रहता, करके लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, लॉग एक्स प्लस सी भी बोल सकते तुम उसको, अंडरस्टूड रहता कि लॉग है तो उसके अंदर में पॉजिटिव ही नंबर होगा। ठीक है, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, जैसे कि डेरिवेटिव लॉग एक्स होता है वन बाय एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स क्या होगा, लॉग एक्स प्लस सी, लॉग एक्स प्लस सी, ये सेकेंड फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो तुमको डेरिवेटिव की अगर याद है तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ये देखो ए रेस पार एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, ए रेस पार एक्स लॉग ए, तो ए रेस पार एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए रेस पार एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस सी। देखो जो जो चीज डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आती ना, वो यहाँ डिवाइड में आती, फॉर्मूलाज के हिसाब से। अपना फॉर्मूले में ये मल्टीप्लाई में आई थी, ए रेस पर एक्स लॉग ए, यहाँ पर क्या आएगा, ए रेस पर एक्स का इंटीग्रेशन भी ए रेस पर एक्स ही होता है, जैसे डेरिवेटिव ए रेस पर एक्स होता, लेकिन वहाँ मल्टीप्लाई में लॉग ए आता है, यहाँ डिवाइड में लॉग ए आता।
अब ई रेस टू द पावर ऑफ एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस पावर एक्स होता, इंटू लॉग ही होता, और लॉग ही का डेरिवेटिव वन होता, लॉग ही की वैल्यू, सॉरी लॉग ही की वैल्यू वन होता करके ई रेस पावर एक्स रिजल्ट आता। तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पावर एक्स क्या आएगा, फिर ई रेस पावर एक्स ही आएगा प्लस सी, क्योंकि इसका तो ई रेस पावर एक्स का तो डेरिवेटिव भी ई रेस पावर एक्स आता ना, तो इंटीग्रेशन लेंगे तो वापस ई रेस पावर एक्स पे ही पहुंचेंगे, तो ई रेस पावर एक्स प्लस सी। तो ये चार फॉर्मूले कम से कम अभी याद हो जाने को होना। ठीक है, चार फॉर्मूले क्या है, एक्स रेस टू द पावर ऑफ एन, ये इसका एग्जांपल लेके बता देता हूँ तुमको। इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं, अगर समझो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस पावर 4 डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा, एक्स का जो भी पावर है प्लस वन, 4 प्लस वन डिवाइडेड बाय 4 प्लस वन प्लस सी, तो ये आ गया एक्स रेस टू द पावर ऑफ 5 अपॉन एक्स अपॉन 5 प्लस सी, ये आंसर आएगा। इस टाइप से ये फॉर्मूले सॉल्व होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज पे जाते हैं अपन, एक्सरसाइज करते हैं, फिर वहाँ से कुछ डाउट्स एंड कंसेप्ट लेते, लेकिन उसके पहले हाँ कुछ थ्योरम्स बोलो या स्टैंडर्ड, जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते बोलो, जैसे डेरिवेटिव में था वैसे ही यहाँ पर है, वो क्या स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ मैं, देखो अगर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, अगर इंटीग्रेशन दो फंक्शन का ले रहे, प्लस माइनस, अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ऐसे दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाहर है, ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन लिखे हैं, कुछ भी हो सकता है, एक एक्स स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो सकता है, ये यहाँ प्लस या माइनस टू हो सकता है। ठीक है, तो जैसे डेरिवेटिव में करते थे इंटीग्रेशन इस पे भी लगाएंगे, डेरिवेटिव में भी दोनों का डेरिवेटिव लेते थे, प्लस माइनस जो साइन रहती थी वो डालते थे, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन इस पे भी लेंगे, इस पे भी लेंगे, प्लस और माइनस एक साथ कंबाइन करके बता दिया मैंने, अलग अलग लिख के कोई मतलब नहीं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स बताऊँ तुमको, फिर माइनस का बताऊँ, दोनों का सेम ही तो प्रोसीजर है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जो भी रहा वो लिखना, फिर इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब दो फंक्शन है, अपन इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन लिख रहे कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिजल्ट। ठीक है, कि जब भी कोई भी फंक्शन प्लस माइनस में लिखे हैं, ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन दोनों पे लग जाएगा। फिर जैसे जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट बाहर निकलता था, एक के कांस्टेंट है समझो, के कांस्टेंट है समझो, के इज और कांस्टेंट, और अंदर में कोई फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं अपन, तो डेरिवेटिव में जैसे कांस्टेंट को डेरिवेटिव साइन के ऑपरेटर के बाहर निकालते थे, वैसे ही यहाँ पर भी कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते, और ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट को बाहर निकालते थे, वैसे इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन एक्सरसाइज सॉल्व करके देखते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन रूट 5x माइनस 4 माइनस रूट 5x माइनस 2 dx। अब इसको इवैल्यूएट करना है। अब इसमें स्टैंडर्ड कोई फार्मूला लगते हुए अपने को दिख रहा नहीं, और विदाउट फार्मूला लगाए अपन कुछ सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो इसको अपन कोई अपने स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि अपन फार्मूला लगा सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी कर लेना तुम्हारे इसमें। ठीक है, एज इट इज़ पूरा उतार देना, तो ये जो एज इट इज़ है ये पूरा तुम नीचे अपने आंसर में लिखोगे। ठीक है, एज इट इज़ इसको लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद इसको नामकरण दे देना आय, इसको क्या नाम दे देना आय, ये जो तुम्हारा सोल्यूशन है उसमें उसका नाम क्या दे देना, आय दे देना। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आगे चल के काम आएंगे, बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो इसको आय नाम दे देना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, देखते कौन सा स्टेप लगा सकते हैं। सिर्फ मेरे को एक स्टेप यहाँ लगते हुए दिख रहा कि ये जो -2 है ये ऊपर में, -2 ये जो ऊपर में है, तो मेरे को मालूम है मैं कांस्टेंट बाहर निकाल सकता हूँ इंटीग्रेशन में से, तो मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल दिया -2, तो ये dx अपॉन रूट, एक मिनट, तो dx अपॉन ये पूरा जो रूट है, रूट 5x माइनस 4 माइनस रूट 5x माइनस 2, तो ये एज इट इज लिख लिया। सिर्फ -2 मैंने क्या किया, इसमें से बाहर निकाला हूँ, सिर्फ -2 मैंने बाहर निकाला हूँ। अब फिर भी ये, अब मेरे को -2 तो चलो बाहर निकाल लिया, फिर भी मेरे को कोई ये
स्टैंडर्ड फॉर्म बनते हुए नहीं दिख रहा, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है नीचे रूट वाला अपने के पास। नीचे रूट जिसमें ऐसा माइनस दो अलग अलग टर्म, एक रूट रहा तो अलग बात है, उसको ऊपर लाके कर सकते हैं अपन, ये एक्स रेस्ट पर एन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर इस टाइप का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, इस टाइप के जहाँ पर ऐसे दो टर्म है रूट के नीचे में, डिनोमिनेटर में दो टर्म है रूट के नीचे, इसको करना पड़ेगा अपने को रैशनलाइज। क्या पढ़ना पड़ेगा, रैशनलाइज। और रैशनलाइज कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं अपन, कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अपन रैशनलाइज करते हैं, ठीक है, रैशनलाइज कर लेंगे इसको। तो रैशनलाइज करने के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मल तुमने स्कूल में रैशनलाइज करे होंगे ना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो वही रैशनलाइज का प्रोसेस मैं यहाँ लगा रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, रूट 5x माइनस 4 प्लस, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते ना, माइनस है तो प्लस लेते, 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर को भी सेम क्वांटिटी से डिवाइड, डिनोमिनेटर को भी सेम क्वांटिटी से डिवाइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे क्वेश्चन में, बैलेंस हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर में तो ये dx बोले तो 1 है, 1 dx है, कुछ नहीं है, तो ऊपर में तो ये पूरा आ जाएगा। लेकिन नीचे में देखो ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता, और वो क्या होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन लिखेंगे, नीचे में क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा, ऊपर एज इट इज क्या आ जाएगा अपना, जो अपन ने ऊपर में डिनोमिनेटर में लिखे वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, सॉरी न्यूमरेटर में। तो ये एज इट इज आ गया क्या, रूट 5x माइनस 4 प्लस रूट 5x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर dx लिखना पड़ेगा ना, dx से पता चलता कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अब ये मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो रूट 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 5x माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है, ये रूट 5x माइनस 2 है, तो रूट 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, तो 5x माइनस 2 माइनस साइन बाहर ऐसा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है ये स्टेप में तो किसी को पूछ लो कैसा है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो रहा ना, अगर कोई रूट ए है उसको स्क्वायर कर रहे तो क्या बचेगा, ए बचेगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ रूट 5x माइनस 4 इंटू रूट 5x माइनस 4, तो रूट 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, 5x माइनस 4 बचेगा, वैसे ही यहाँ 5x माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू, अब देखो ये नीचे में 5x माइनस 4 माइनस 5x है, तो ये 5x उड़ जाएगा, 5x उड़ने के बाद 5x उड़ने के बाद यहाँ पर माइनस 4 प्लस 2, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस 2 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, माइनस 2। तो माइनस 2 तो बाहर ही चल ही रहा है, इंटीग्रेशन ये न्यूमरेटर तो जैसा का वैसा ही लिखा जाएगा अभी भी, है ना, न्यूमरेटर जैसे का वैसा लिखते हैं, रूट 5x माइनस 4 प्लस रूट 5x माइनस 2 dx। अब मैंने जैसे कि बोला कि ये 5x माइनस 5x उड़ गया, माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब प्लस 2, तो माइनस 4 प्लस 2 कितना बचा, माइनस 2, है ना। अब माइनस 2 इधर भी है, माइनस 2 इधर भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी तो माइनस 2 बाहर निकल सकता ना, तो ये माइनस 2 और ये माइनस 2 उड़ जाएगा। अगले स्टेप में ये माइनस 2 अगर बाहर निकाले तुमने, तो ये माइनस 2 ये माइनस 2 उड़ जाएगा, ये माइनस 2 ये माइनस 2 उड़ जाएगा, ठीक है, और कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा मतलब उड़ जाएगा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बाहर निकाल सकते ना, ऐसा है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एक्स है समझो, तो ये 1/2 बाहर आ सकता ना, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स बच सकता, वैसे ही तो है, ये -1/2 है, तो ये माइनस भी बाहर आएगा, -2 बाहर आएगा, तो ये -2 +2 +2 +1 बच जाएगा, वहाँ क्या बच जाएगा, +1, क्या बच जाएगा, +1, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट स्टेप करते हैं अपना,
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, एक मिनट, ठीक है। तो अब अपन i इज इक्वल टू, मेरा क्या बचा, ये इतना बचा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 5x-2 प्लस रूट 5x-4, सॉरी -4 और 5x-2, ठीक है, dx dx। अब मेरे को कौन सा लगा सकता हूँ मैं। अब ये एक ही न्यूमरेटर, सिर्फ एक लीनियर टर्म, सॉरी लीनियर न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही टर्म बचा ना, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो 1 हो गया। अब मैं जो मैं अपन ने बोले थे कि दो इंटीग्रेशन अगर हो, ये पहला वाला थ्योरम में, कि दो अगर इंटीग्रेशन में दो टर्म्स, दो फंक्शन अंदर हो, तो पहले वाले पे भी इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, दूसरे वाले पे भी, तो वही करेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस, देखो 5x-4। अब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 प्लस 5x-2 1/2 dx। दोनों पे इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, दोनों पे इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है, दोनों पे इंटीग्रेशन लगा दिया। और पावर, रूट का मतलब पावर 1/2 होता तो पावर 1/2 लिख दिया। अब तुम्हारे हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लग सकता है यहाँ, बताओ जल्दी से। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x रेस टू द पावर ऑफ n का पावर का फॉर्मूला लगेगा। तो x रेस टू द पावर ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता, पावर 1 से ऐड हो जाता, 1 से ऐड हो जाता, 1 से बढ़ जाता। तो यहाँ लिखूंगा मैं 5x-4 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, और यहाँ पर भी लिखूंगा 1/2 प्लस 1। यही तो फॉर्मूला है ना, n+1 अपॉन n+1, एक्स रेस्ट पावर n+1 अपॉन n+1, यही फॉर्मूला है। लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, देखो, जब भी x का कुछ कोफिशिएंट रहेगा इस टाइप के फॉर्मूले लगाते टाइम, जब भी x का कोई जो कोफिशिएंट रहेगा, 1 नहीं रहा, कुछ और कोफिशिएंट रहा, अच्छे से सुन लो, जब भी ये फॉर्मूला लगाते टाइम अगर x का जो कोएफिशिएंट रहेगा 1 अगर नहीं है, कुछ और है, तो यहाँ पर वो उसी से डिवाइड होगा, वही कोएफिशिएंट से वो डिवाइड होगा। तो ये 5x-4 हाफ प्लस 1 कर दिए ना, तो यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा 5 इंटू, जैसे डेरिवेटिव में डेरिवेटिव ऑफ 5x करते थे अपन, x का 1, ठीक है, और वो 5 से मल्टीप्लाई होता था, या log 2x का, log 2x का अगर डेरिवेटिव लेते थे तो 1/2x लिखते थे, और ये x के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे। वैसे ही यहाँ पर डिवाइड होती चीज़ें, वैसे ही यहाँ पर क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता चीज़ों को। तो ये 5 से डिवाइड, ठीक है, प्लस प्लस, एक मिनट, प्लस, ठीक है, प्लस, वैसे ही 5x-2 1/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और x का कोएफिशिएंट क्या है, 5, तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अगर अपन ने अपना फाइनल आंसर लिखे, और हाँ, प्लस सी, आखिरी में क्या लिखेंगे, प्लस सी। ये इंटीग्रेशन का जैसी फॉर्मूला लगा दिए, फॉर्मूला लगा दिए ना अपन n+1 वाला, तो जो भी टर्म आएगा उसमें क्या लिख दो, प्लस सी लिख दो, जो भी टर्म आएगा उसमें क्या लिख दो, प्लस सी लिख दो, इज इक्वल टू, अब ये क्या आ रहेगा, 5x-4, ठीक है, 5x-4 पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2, और यहाँ पर भी कितना रहेगा, 5 इंटू 1/2 प्लस 1, 3/2, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा, 5x-2 रेज टू द पावर ऑफ 3/2, 5 इंटू 3/2, ठीक है। तो अपना i बनेगा 5x माइनस, देखो 5 3 × 15, 15/2 है, तो ये 2 पर आ जाएगा, तो ये 2 5x-4 रेज टू द पावर ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय 15,
प्लस 2 ऊपर अगेन 5x माइनस 2 रेस टू द पावर ऑफ 3/2 अपॉन 15 प्लस सी। यहाँ पर भी प्लस सी था, यहाँ जगह नहीं थी करके नहीं लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस सी आएगा, आंसर में भी प्लस सी आएंगे, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ। थोड़ा सा शॉर्ट जगह के वजह से थोड़ा सा हो गया, देख लेना अच्छे से, समझ लेना। अब जो इसमें कुछ डाउट्स है वो अपन देखते हैं। एक्चुअल इंटीग्रेशन तो यहाँ से स्टार्ट करें फॉर्मूला लगाना, यहाँ से यहाँ तक के क्या करें अपन ने, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ये टर्म लाए, ये टर्म कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके मिला, फिर यहाँ से फॉर्मूला लगाए, तो थोड़ा सा इसलिए लंबा लग रहा है पहले क्वेश्चन के। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इवैल्यूएट ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन को आई मान लेंगे अपने सोल्यूशन में, आई इज इक्वल टू पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ वन एक टर्म है प्लस दूसरा टर्म है प्लस तीसरा टर्म है, तो अपन हर एक टर्म को अलग अलग लिख लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हर एक टर्म को अलग अलग करके लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, है ना, dx। और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1, मतलब 2 ही होता, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1 मतलब 2 ही होता, ठीक है। ये फैक्टोरियल वगैरह प्रोबेबिलिटी में फिर से रिवाइज करेंगे अपन, ठीक है। अब ये क्योंकि मेरे को कैसा पता चला, क्योंकि 3 टर्म्स थे, तीनों अलग अलग दिए हुए थे टर्म्स, तो तीनों अलग अलग टर्म्स में मैंने इंटीग्रेशन लगा लिया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता, पता ही है तुमको। 1 dx का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का बताया था मैंने, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 नहीं भी लिखा रहा, dx लिखा रहा, तो उसका आंसर क्या आता, 1 x आता। इंटीग्रेशन 1 dx का आंसर क्या आता, x आता, या इंटीग्रेशन ऑफ dx का भी आंसर क्या आता, 1 आता, दोनों एक ही बात है। प्लस x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x का पावर कितना है, 1 है, तो अपन x रेज़ टू द पावर ऑफ n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता, डिवाइडेड बाय 2 प्लस। अब ये 1/2 अगर बाहर आ गया, 1/2 फैक्टोरियल बोले तो 1/2 ही होता हो, है ना। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता ना, तो ये 1/2 को बाहर निकाल लिया, ये 1 बाय में है ना, ये 2 नीचे है, तो नीचे की चीज बाहर निकलती तो 1 बाय में निकलेंगे। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स रेज टू द पावर ऑफ 3 अपॉन 3, ये 2 प्लस 1 3, नीचे भी 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस सी, ठीक है। तो ये आ गया अपना एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ये 2 3 से कितना हो जाएगा नीचे में 6, तो 1/6, तो एक्स क्यूब बाय 6 प्लस सी। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया। कुछ डाउट्स है?